ये तो हैप्पी बर्थडे का कैंडल लगाने का ये सब नहीं दिखाना है हमने। जुगाड़ू वाला चैनल है। थोड़े टाइम तक उसके बाद तो TRS की जगह KRS आने वाला है। Are you ready? स्टार्ट कर दिया क्या दोनों कैमरा? Hi Ram. Hey guys, welcome back to Kavya Talks. This is a place where we have a genuine and straightforward conversation. Today we're gonna discuss about the topic everyone can relate. It's about finance. पैसा जो होता सबके पास है पर देता कोई नहीं। आज हम सकलेन के साथ बैठे हैं जिसको इसके बारे में बहुत नॉलेज है और वो आज अपनी नॉलेज शेयर करना चाहते हैं बिकॉज शेयरिंग इज केयरिंग, राइट? हाय सकलेन, कैसे हो आप? आई एम गुड काव्या, हाउ आर यू? बहुत अच्छे हैं। और आपसे ये भी कैमरे में थोड़ा शाय फील कर रहे हैं बट ही इज वन ऑफ द पर्सन जिनको मैं जानती हूँ जो बहुत जॉली नेचर के हैं और इनको सब लोगों को हंसाना आता है। आप बताएं अपने बारे में, हाउ डिड यू स्टार्ट योर जर्नी इन आयरलैंड? बेसिकली आई स्टार्टेड माय जर्नी एज अ इक्विटी डीलर। जब मैं इंडिया में था तब मैं एंजल ब्रोकिंग करके कंपनी है, वहाँ पे एज अ इक्विटी डीलर काम करता था। वहाँ से मैंने स्टॉक्स के बारे में, फाइनेंशियल कैसे इम्प्रूव कर सकते, ग्रो कर सकते, अपने एक्सपीरियंस से, लोगों के एक्सपीरियंस से और लोगों की गलतियों से सीख के आज जो भी मैंने कमाया है एज अ नॉलेज आज आपके साथ शेयर करेंगे हम। मैं आपसे स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन पूछना चाहूंगी कि आपको क्या लगता है इस एज में या फिर किसी भी एज में पैसा बचाना क्यों इम्पोर्टेंट है? क्यों कहते हैं पेरेंट्स हमारे कि पैसा बचाओ, इट विल ऑलवेज हेल्प यू इन लाइफ? तो पहले तो मैं आपको ये बात बोलना चाहूंगा कि पैसे बचाओ ये टर्म ही बहुत गलत है। बचाने से कोई अमीर नहीं होगा, तो पैसे इन्वेस्ट करना ये टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है और हमें पैसे इन्वेस्ट करने पे फोकस करना चाहिए, ना कि पैसे बचाने में फोकस करना चाहिए। बचाने में और इन्वेस्ट करने में बहुत ज्यादा फर्क है। जो हमें सिखाया गया है कि पैसे बचाओ, ये एक पुअर फाइनेंशियल मेंटेलिटी और पुअर थिंकिंग है। इससे हमने भी देखा है कि हमारे पेरेंट्स कितना स्ट्रगल किए क्योंकि उनका मोटिव और फोकस सिर्फ पैसे बचाने में था, ना कि पैसे ग्रो करने में। तो आज हम बात करेंगे कि पैसे हम कैसे ग्रो कर सकते हैं इन्वेस्टमेंट के थ्रू, बजट को मैनेज कर सकते हैं, जो बहुत सारे लोग लैक करते हैं। रिच लोग भी लैक करते हैं, पुअर लोग तो भी लैक करते हैं। जैसे हमें बचपन में पेरेंट्स बोलते थे पैसे बचाओ, उनका कहने का मतलब ये होता था कि ठीक है अगर आपके पास 100 रुपए है तो उसमें से एटलीस्ट आप 20 रुपीज तो बचाओ। तो आपके हिसाब से ऐसा लगता है कि पैसा बचाना इज नॉट अ राइट थिंग टू डू? नो, बिकॉज आप अगर फाइनेंशियल टर्म में देखो, पैसा बचाना से आप अपने आप को 10 साल बाद भी उसी पोजीशन में पाओगे जो आप 10 साल पहले थे, क्योंकि हर साल इन्फ्लेशन हिट करता है आपके कमाए हुए पैसे पे। तो एक इन्फ्लेशन एक टर्म है जो बीमारी है जो फाइनेंशियली खाती है। जैसे हर जगह हर कंट्री की अपनी एक प्रॉब्लम्स होती है जो हमें दिखती नहीं है। हम बोलते महंगाई बढ़ रही है पर वो दिख रही नहीं, पर बढ़ तो रही है। तो उससे फेस कैसा करना चाहिए? फॉर एग्जाम्पल इंडिया में इन्फ्लेशन रेट चल रहा है 10%। तो अगर आपका पैसा आपके पास ही पड़ा है हर साल 10% से ये हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, तो आप वो फॉर एग्जाम्पल आप 50,000 रुपए भी कमा रहे हो इंडिया में, ठीक है, आप उसमें से 20,000 सेव कर रहे हो और आपको लग रहा है कि अरे यार आधे जितना तो मैं सेव कर रहा हूँ तो मैं ग्रो करूंगा। तो ऐसा लगता है यार 20,000 में बचा रहा हूँ, डूइंग गुड, तो एक्चुअली दैट इज नॉट गुड टू बी वेरी ऑनेस्ट, क्योंकि आप वो 50,000 रुपए आप ऑलरेडी 10% से एवरी ईयर डेप्रिशिएट हो रहे हैं। हाँ, तो टाइम प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि महंगाई बढ़ती है तो सामान सब चीजें भी बढ़ती जाती है और आपका जब 10 साल बाद देखोगे आप वो महंगाई पे खड़े नहीं रहोगे क्योंकि आपका पैसा बहुत टाइम से वो डेप्रिशिएट होता गया। तो अगर आपको ग्रो करना है, जो कंट्री में आप रह रहे हो उसका इन्फ्लेशन रेट अगर 10% है तो आपको एटलीस्ट 18 to 19 या 20% ग्रो करने वाले इंस्ट्रूमेंट्स में आपको पैसे इन्वेस्ट करने पड़ेंगे, तब जाके इन्फ्लेशन को बीट करके एक अच्छे पोजीशन में अपने आप को पाओगे। ओके, तो मतलब अगर हम बहुत बेसिक लेवल पे बात करें, व्हाट इज इन्फ्लेशन? एकदम सिंपल वर्ड में बोले क्या, जहाँ आपकी जो सैलरी उतनी है और महंगाई बढ़ती जा रही है तो आप वो इन्फ्लेशन का शिकार हो रहे हो। मतलब अगर आपकी सैलरी 10,000 है पर जो चीज 10 रुपीज में आती थी अब वो 12 रुपीज की हो गई, सैलरी तो 10,000 ही है। तो उससे पता चल रहा है कि 20% वो प्रोडक्ट पे चीजें हिट हुई है। ओवरऑल निकालोगे तो एक रफली 10% 12% इन्फ्लेशन हिट करता है। तो जैसे आप कह रहे हैं इन्फ्लेशन का शिकार आई थिंक सभी हो रहे हैं, ऑलमोस्ट सभी। तो करना क्या चाहिए, हम बचे कैसे इससे? और इस इन्फ्लेशन में रहते हुए जो ऐसा लगता है चलने वाला है, फॉरएवर है, तो इसमें रहते हुए हम अपना पैसा कैसे बचाएं? फिर से मैं आपको टोकता चाहूंगा कि पैसे बचाने से आप वो इन्फ्लेशन को कभी भी, वो एक बीमारी है जो आप पैसे बचाने से खत्म नहीं कर सकते, आपको उससे ग्रो करना पड़ेगा। वो एक रेस में हम है और हम रोज डेली हारते जा रहे हैं क्योंकि इन्फ्लेशन आगे जा रहा है और हम उसके पीछे ही। इन्फ्लेशन गिरना बहुत बहुत नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है क्योंकि बढ़ना कंटिन्यूस प्रोसेस है। तो अगर आपको आपकी रेस में, इस इन्फ्लेशन की रेस में जीतना है
तो आपको पहले ये कैलकुलेट करना पड़ेगा कि कंट्री का इन्फ्लेशन रेट कितना है। फॉर एग्जाम्पल 10% है, तो आपको ये देखना पड़ेगा कि मैं हर साल मिनिमम 20% से ग्रो करूं, तो मैं 10% या 10% से आगे रहूं। तो हर साल अगर मैं 10% आगे रहूंगी तो इन्फ्लेशन अगर कम भी होगा तो मैं बहुत ज्यादा आगे रहूंगी या आगे रहूंगा। तो जैसे आप बोल रहे हैं कि हमेशा इन्फ्लेशन से 1 या 2 स्टेप आगे रहना चाहिए, तो हाउ डज इट वर्क, वो कैसे करें? तो आप ऐसी चीजों में इन्वेस्ट करें जो आपको मिनिमम टू मिनिमम 15 to 18% रिटर्न दे। फॉर एग्जाम्पल अगर आप लाइक 20% अपने बजट का सेव कर रहे हो, जिसको आप बोले क्या मैं अभी ये 20% इन्वेस्ट करूँ, और आपने स्टॉक्स में इन्वेस्ट किया या म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट किया, या मैं कहूंगा गोल्ड और सिल्वर बेस्ट इन्वेस्टमेंट है, अगर आपने उसमें इन्वेस्ट किया तो हम देखते हैं, हमें आज इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे और बहुत सारी जगह पे रील्स आती है, और हमारे जो फादर्स है, फोर फादर्स बताते थे कि यार एक टाइम पे, हमारे टाइम पे 1000 रुपए का गोल्ड मिलता था, 1 तोला, और आज आप देखोगे 50,000 रुपए चल रहे हैं। और ये अभी की बात है, 95-96 में मैं मोम मेरी शादी में मुझे इतना मिला था, वो टाइम पे गोल्ड का रेट कम था इसलिए इतना मिला था। बोलते क्यों, वो टाइम पे 1000-1200 रुपया तोला था, आज 50,000 है। तो 30 साल में आप देखो इंटू 50 टाइम्स गोल्ड ग्रो किया। कितना ग्रो किया आप देख सकते हो, 1000 रुपए से आज 50,000, 45,000, 50,000 चल रहा है। तो आप सोचो वो टाइम पे सैलरी का कुछ हिस्सा सिर्फ गोल्ड में भी इन्वेस्ट करते या स्टॉक में भी इन्वेस्ट करते, तो आज वो किस लेवल पे रहते हो, कितने फाइनेंशियली स्टेबल होते हैं। तो पर जैसे आप कह रहे हो कि गोल्ड में इन्वेस्ट करना, स्टॉक में इन्वेस्ट करना, मुझे लगता है चाहता तो हर कोई है इन्वेस्ट करना, बट बिकॉज ऑफ लैक ऑफ नॉलेज एंड लैक ऑफ गाइडेंस इन्वेस्ट नहीं कर पाते। एंड उससे भी पहले क्या होता है, इंसान सेव ही नहीं कर पाता है, कि मतलब वो अपने डेली बेसिस की रिक्वायरमेंट ही पूरी कर लेता है, उसके बाद जब महीना खत्म होता है तो उसको देखता है यार सेव करने लायक तो कुछ बचा ही नहीं है। तो आप क्या बताना चाहेंगे कि हम पैसा सेव कैसे कर सकते हैं सो दैट वी कैन इन्वेस्ट इन दीज थिंग्स? जब भी आपका कोई भी सैलरी क्रेडिट होती है या बिजनेस कर रहे हो तो पहला प्रॉफिट आता है, पहले हमारे बारे में सोचना चाहिए, ना कि हमारे डेट्स या तो लोन्स के बारे में सोचना चाहिए। पहला चीज ये होना चाहिए कि पहले मैं इन्वेस्ट करूंगा, उसके बाद जो बचेगा फिर खर्चा करूंगा। मैंने जितने लोगों को देखा हूँ 80 to 85% लोग यही गलती कर रहे हैं। क्या भाई मेरा ये सैलरी है, मेरे घर के खर्चे इतने, मेरा कुछ बचा तो मेरे ये इधर उधर मेरे पैसे चले जाते हैं, और फिर मेरे पास कुछ 100-200 यूरो बचा या 5-7 हजार रुपया बचा, तो फिर मैं इन्वेस्ट करूंगा, या मेरे नेक्स्ट मंथ मेरे को कोई खर्चा आएगा तो मैं उसमें डाल दूंगा, या तो इन्वेस्ट बचा तो मैं करूंगा। नहीं, फाइनेंशियल का रूल और पहली चीज यही है कि पहले आप अपने पे इन्वेस्ट करो। तो मतलब पहले जैसे हमारी सैलरी आती है, सैलरी पहले आते ही सेग्रीगेट हो जाता है, भाई ये है मेरा घर का रेंट, ये है मेरा ग्रोसरी, ये मुझे शायद घर पे भेजना है। तब इतना सब कुछ होने के बाद कुछ पेनीज बचते हैं जहाँ पे हम इन्वेस्टमेंट का भी सोचते नहीं। अगर आप पहले ही आप एक फोकस रखो कि मेरी सैलरी का 20% या 20% मैं करना ही वाला हूँ। हम क्या कर रहे हैं, पहले हमारा बजट में पहले हम हमारे एक्सपेंस को पहला प्रायोरिटी दे रहे हैं, और बाद में बहुत लीस्ट प्रायोरिटी इन्वेस्टमेंट को दे रहे हैं। इस वजह से हम ग्रो नहीं कर पाए। फर्स्ट प्रायोरिटी इन्वेस्टमेंट को देके देखो, और फिर देखना आपका लाइफ कैसे चेंज हो जाएगा। अब आपके खर्चे उस हिसाब से बनाओगे। आप फॉर एग्जाम्पल मोबाइल लेते हो तो आपके दिमाग में ये चीज रहती है क्या यार इसका लोन भरना है, 5,000 रुपया मेरा निकल जाएगा, निकाल देता है बैंक, पहले ही खींच लेता है। अगर वही आप मीटर्स डाल के रखो, क्या ये तारीख को मेरा SIP में पैसा जाना चाहिए ऑटोमेटिक, ये स्टॉक्स में पैसा जाना चाहिए, और ये तारीख को ऑटोमेटिक मेरे गोल्ड खरीदना चाहिए। सैलरी क्रेडिट होगी, उसके दूसरे दिन आप जब अकाउंट खोलोगे वो पैसा ऑटोमेटिक छक 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 करके सब जगह पे इन्वेस्ट हो जाए। फिर जब पैसा बचेगा तब आपके खर्चे आप बचाओगे, वरना आपके खर्चे कभी नहीं बचने वाले, वो खर्चे डे बाय डे ग्रो ही होंगे। अब आप फाइनेंशियली कोई ग्रो कर ही नहीं पाओगे। और सबसे बुरा मुझे ये लगता है आज की जनरेशन में क्या कोई फाइनेंस के बारे में बात ही नहीं करना चाहता है। आपका एक बेस्ट फ्रेंड भी है जिसको आप 10 साल से 12 साल से जानते हो, क्या रोज बैठ रहे हो, दूसरी बातें हो रही है, बॉयज टॉक हो रहा है, गर्ल्स टॉक हो रहा है, कोई फाइनेंस के बारे में बात ही नहीं कर रहा। हेजिटेट करते हैं क्या यार इसके पास इतना पैसा रहेगा, मेरे पास इतना नहीं रहेगा, मैं इतना लैग कर रहा हूँ, मैं ये नहीं कर रहा हूँ, जबकि वो उसका बेस्ट फ्रेंड है। स्ट्रेंजर से तो आप फाइनेंस की बात करोगे ही नहीं। I want my best friend to grow financially, emotionally, mentally and physically. I think सेकलेन शायद बात तो करना चाहते हैं पर शायद इसलिए नहीं कर पाते ये सोच के कि यार अगर शायद मैं अपना उनको फाइनेंशियल स्टेटस बता दूं, अपना बैंक का स्टेटमेंट बता दूं, तो कोई कहीं जजमेंट ना हो, कहीं ना कहीं मन में कंपटीशन भी चलता है। तो आई थिंक यू सेड इट राइट, अगर आपके फ्रेंड्स हैं तो दिस शुड
be the topic, especially in this generation who wants to know everything. तो financial talks भी होना बहुत important है. ये फाइनेंशियल टॉक्स तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये एक बीमारी है. So सचिन, तुम बोल रहे हो कि इन्वेस्टमेंट करना चाहिए. To be honest, लोग इन्वेस्टमेंट वर्ड से डरने लगे हैं, क्योंकि लोगों को लगता है कि यार मैं कहाँ इन्वेस्टमेंट करूँ, यार कहीं मेरे पैसे ना डूब जाए, इतने मुश्किल से मैंने पैसे जमा करे, वही अगर डूब जाए तो. सबसे पहले सोसाइटी से इन्वेस्टमेंट के ऊपर जो डर है ना, उसको कैसे हटाया जाए और पैसे को डूबने से कैसे बचाए? डर इस वजह से क्योंकि वो हमारे पेरेंट्स ने हमें खाना का वो डर डाला है. स्टॉक मार्केट, शेयर मार्केट से दूर रहो, खतरा है, क्योंकि उन्होंने वो टाइम पे बहुत बड़े बड़े स्कैम्स देख लिए. वो टाइम पे मैं कहूंगा कि लैक ऑफ नेग्लिजेंस बहुत था, इसलिए हो गए वो चीजें. पर अब मुझे लगता नहीं, अब एक अथॉरिटी है सेबी करके जो इसके ऊपर पूरा ध्यान देती है. और मैं सबको ये कहना चाहूंगा कि एफडी में पैसा डालना सबसे ज्यादा डेंजरस है, क्योंकि एफडी आपको देता है 5%, हर साल 10% से इन्फ्लेशन खा रहा है. तो आप 5% तो ऐसे ही लॉस में चल रहे हो. आपको लग रहा है कि नहीं यार मेरा तो 5 साल में पैसा डबल हो जाएगा, जबकि आप बहुत लॉस में चल रहे हो. तो आपको लगता है कि एफडी में सेव नहीं करना चाहिए? एफडी में सेव नहीं करना चाहिए. इट्स अ वेरी बैड इन्वेस्टमेंट. तो किसमें करना चाहिए? सबसे गुड इन्वेस्टमेंट मैं कहूंगा स्टॉक्स, एसआईपी में इन्वेस्ट करना चाहिए. बहुत सारे मेरे ऐसे लोग हैं जो लोग डरते इस वजह से क्योंकि उनको नॉलेज नहीं है. तो मैं उनको एक सजेस्ट करना चाहूंगा प्लेटफॉर्म जो ज़ीरोधा का प्लेटफॉर्म है, स्मॉल केस. तो स्मॉल केस मुझे इसलिए पसंद है क्योंकि स्मॉल केस पे आपको ऑलरेडी इतने सारे स्टॉक्स का बंडल बना के देते हैं ताकि आप उसमें इन्वेस्ट कर सके. और वो बंडल फाइनेंशियल एडवाइजर जो बहुत स्मार्ट लोग हैं, जो इतना रिसर्च करने के बाद आपको एक बंडल बना के देते हैं. जिनको नॉलेज नहीं है वो लोग कहते हैं हमारे पास नॉलेज है, हम आपके लिए बिहाफ पे स्टडी करेंगे, आपके लिए बंडल्स बनाएंगे. हर महीने भी आप एसआईपी भी उसमें 500 रुपए से भी स्टार्ट कर सकते हैं, 1000 रुपए से भी स्टार्ट कर सकते हैं. मैंने 2 इयर्स में 32% मैंने गेन किया उसमें. लास्ट ईयर इतना खराब मार्केट होने के बावजूद भी वो स्टॉक्स और वो बंडल्स ने मुझे बहुत अच्छा रिटर्न दिया. और बेसिक नॉलेज, आपको इतना डीप नॉलेज की जरूरत नहीं है. कहाँ से मिल सकती है? बेसिक नॉलेज डे टू डे लाइफ से मिल सकती है. सिंपल सी बात है. आप एक एप्पल का फोन खरीदने के लिए जो 1.5-2 लाख रुपए का, आपकी सैलरी 30,000 की और आप 1.5-2 लाख का फोन खरीदने के लिए 1 सेकंड में सोचते हो, क्योंकि लोन से हो जाता है. ठीक है, लोन से भी हो जाता है, आपने सेव भी किया रहेगा और आप खरीदने के लिए सोचते नहीं. पर वही मैं आपको कहूँ क्या भाई एप्पल का स्टॉक ले ले, आप वहाँ ऐसा रुक जाओगे. नहीं, आप एक ऐसी चीज में इन्वेस्ट कर रहे हो जिसका सील खुलने के बाद उसका डेप्रिसिएशन वैल्यू स्टार्ट हो जाता है. That's a very good. पर आप उसके ही कंपनी के स्टॉक में इन्वेस्ट करने के लिए डर रहे हो, जहां मैं बोलूंगा अच्छा तू 1.5 लाख का फोन ले रहा है, 20,000 एप्पल में इन्वेस्ट कर दे. वहां पे आप वहां नहीं करोगे. आप बोलोगे नहीं यार वो लॉस हो जाएगा. यार तू वो प्रोडक्ट ले रहा है जिसका वो डे 1 से डेप्रिशिएट होना चालू हो गया. अगर आपने 1.5 लाख का फोन लिया, आपने सिर्फ बॉक्स खोलो और बेचने जाओ, आपको कोई 1.5 लाख नहीं देगा. अब बोलेगा 31 चाहिए तो बोल, क्योंकि बॉक्स खुल गया. स्टॉक में इन्वेस्ट करे तो उसकी कभी डेप्रिसिएशन नहीं होगा. नहीं, देखो उसकी भी डेप्रिसिएशन हो सकती है, लेकिन आपके फोन के एप्रिसिएशन तो नहीं हो सकती है ना. स्टॉक के एप्रिसिएशन हो सकते हैं, वो डबल भी हो सकते हैं, ट्रिपल भी हो सकता है. मैं अपना एक एग्जांपल देता हूँ. लास्ट ईयर मुझे फोन खरीदना था, iPhone 13 Pro Max 1300 यूरोस का था. तुमने 5-6 साल चलाया? हाँ, क्योंकि मैं ज्यादा फोन यूज नहीं करता, बस मेरे फाइनेंस के रिलेटेड ही मैं इतना फोन फ्रीक हूँ, से अपने आप को दूर ही रखता हूँ, वो बहुत अच्छा है. तो मैं इतना यूज था नहीं, लेकिन एक था कि यार इसका अभी डेप्रिशिएट वैल्यू भी हो गया, सब खत्म हो गया और अभी मेरे को नया फोन अपडेट करना है. वो टाइम मेरे पास पैसे भी थे, मैं वन शॉट खरीद सकता था. मैंने वो टाइम पे सोचा कि मैं 13 Pro Max से लूंगा, मैं डायरेक्ट लूंगा 14 Pro Max. मैं हर महीने एप्पल का स्टॉक्स लूंगा, एप्पल में इन्वेस्ट करूंगा 100 यूरो. तो नेक्स्ट ईयर तक वो 1200 यूरो तो मुझे लगता है होना चाहिए. तब मैंने एप्पल में 100 यूरो इन्वेस्ट करना चालू किया. तब एप्पल का रेट था $110. तो मैंने इन्वेस्ट किया. हर महीने में इज्जत से 100 यूरो के स्टॉक्स एप्पल के खरीदता गया. जब एप्पल का फोन लॉन्च हुआ, मैंने इन्वेस्ट किए थे 1200 यूरो. मुझको मिल रहा था क्योंकि उसका रेट हो गया था $175. तब तक एक साल में इतना एप्पल का स्टॉक बढ़ गया था. अब मेरे अकाउंट में थे सिर्फ एप्पल के 1800 यूरो. और आई वाज लाइक यार अब खरीदू क्या, अब मन नहीं कर रहा है लेने का. मैंने उस स्टॉक के पैसे से आईफोन लिया, 1300 यूरोस में पड़ा. तो अब देखा जाए मैंने 1800 उसमें से बनाए, 500 यूरोस एक्स्ट्रा बनाए. तो मुझे वो फोन पड़ा 700 यूरोस का. बस एक साल में रुका, एक साल मैंने लिटरली इन्वेस्ट किया और 700 यूरोस में मैंने वो 1300 यूरोस का मैंने फोन लिया. I would say this is the best and smart thing you followed. इस सिचुएशन में क्या होता है ना, iPhone 14 आया है, हाँ, मुझे अभी चाहिए यार, अभी तो मेरे पास पैसा नहीं है, बट इट्स ओके, मैं लोन लेके ले लूं. हम हर चीज यूज कर रहे हैं. मारुति कार में ले रहे हैं, अर्टिगा खरीद रहे 25-25 लाख की. पर वही आपको स्टॉक की बात करेंगे यार, अर्टिगा में मारुति में इन्वेस्ट कर दे, नहीं करेगा, जबकि मारुति कितना अच्छा रिटर्न दिया. आप 10 साल स्टॉक का
ये ग्राफ देखोगे आपको पता चलेगा कि मारुति ने कितना अच्छा रिटर्न दिया है। आप जियो का फोन जियो का कार्ड यूज करते पर आप जियो रिलायंस में इन्वेस्ट नहीं करना चाहते। कभी कभार जैसे मेरे माइंड में भी आता है कि यार मैं इन्वेस्ट करना तो चाहती हूँ बट इन्वेस्ट किस में करूँ, कौन सी कंपनीज में इन्वेस्ट करूँ। तो जैसे आपने एडवाइस की कि जो डे टू डे जैसे बेसिक हम कैडबरी की चॉकलेट खाते हैं, तो ठीक है मैं कैडबरी की शेयर्स कौन सी चीजों के फंड हो उस चीज में इन्वेस्ट करना स्टार्ट करें। तो कौन सी बेस्ट एज है इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करने के लिए? मैं तो बोलूँ एज सुन एज पॉसिबल। टू बी वेरी ऑनेस्ट, अगर अच्छा एजुकेशन नॉलेज रहे तो आप 12, 13, 14 साल में भी चालू कर सकते हैं, क्योंकि वर्ल्ड रिचेस्ट इन्वेस्टर वॉरेन बफेट, उन्होंने 12 साल की उम्र में अपना पहला इन्वेस्टमेंट किया, तब जाके वो 63 में बिलियनर बने। इन्वेस्टमेंट का प्रॉफिट ये हुआ है कि वो कंपाउंड होता है, वो हर साल इंक्रीज होता है। अगर आज मैं 27 ईयर्स का हूँ और एक कोई भी पर्टिकुलर पर्सन 18 में इन्वेस्ट कर रहा है, उसने 18 में चालू किया इन्वेस्ट करने और मैंने 27 में इन्वेस्ट करना चालू किया, हम लोग दोनों ने 10-10 साल इन्वेस्ट किया, लेकिन उसका आप देखोगे एक्चुअल पैसा ज्यादा रहेगा मेरे हिसाब से, क्योंकि वो कंपाउंड उस हिसाब से होता है। वो मेरी एज तक आके वो ज्यादा डबल हो जाएगा उसका कंपाउंड, क्योंकि पावर ऑफ कंपाउंडिंग है। इन्वेस्टमेंट इज ऑल अबाउट पावर ऑफ कंपाउंडिंग। व्हाट डू यू मीन बाय कंपाउंडिंग? कंपाउंडिंग फॉर एग्जांपल 100 रुपए का आपने शेयर खरीदा, उस पर आपको 10 रुपया प्रॉफिट आया, अब 110 रुपया आपके पास पड़ा है। जब भी आपका गेन होगा तो 100 आपको प्रॉफिट मिलेगा, तो 100 पे नहीं मिलेगा, अब 110 पे मिलेगा, तो फिर वो 130 होगा, फिर 30 से वो 170 होगा, 170 से फिर वो 300 होगा। तो ऐसा पावर ऑफ कंपाउंडिंग होता है। तो आपसे बात करके मुझे ये लग रहा है कि आप लोन के सख्त खिलाफ हैं। तो मैं सबसे ज्यादा अगेंस्ट हूँ लोन्स के और क्रेडिट कार्ड के और फिक्स डिपॉजिट के। फिक्स डिपॉजिट के भी। मैं बैंकिंग सेक्टर से वो उनको ही रिच बना रहा है और लोगों को पुअर करता जा रहा है। जिसको मैंने देखा जिन्होंने होम लोन लिया है, एजुकेशन लोन लिया है, वो उसको भरते भरते में ही वो इन्वेस्टमेंट का पैसा बचता ही नहीं उनके पास। देखो लोन तो नहीं लेना चाहिए, ठीक है, बट अब लोन ले लिया है तो उस लोन को, और जैसे आपने कहा मैं बताती हूँ, एजुकेशन लोन का जो इंटरेस्ट है ना वो बहुत डेंजरस है। जो मैंने लिया था इट वाज 12%, अब नाउ इट रीच टू 13%। मुझे लगता है एवरी ईयर दे आर इंक्रीजिंग। अब लोन नहीं लेना चाहिए, बट अब जिसने लोन ले लिया है तो उससे वो जल्दी से जल्दी इस ट्रैप से बाहर कैसे आए, अपनी सैलरी से कैसे पैसा अलग करें हम। अगर आप एज ए स्टूडेंट है और एजुकेशन लोन लेके आए हो, पहले आप ये देखोगे आपका EMI कितना जा रहा है। बहुत सारे बैंक लोग है ना ये स्कैम करते हैं और हमें ऐसा लगता है कि नहीं यार हमें फ्री में दे, 3 साल तक जब तक आपको जॉब नहीं मिलती है, एक इंटरेस्ट नहीं चालू होगा, EMI नहीं चालू होगा, तो सब रहता है। आपको मिनिमम भरना है, प्रिंसिपल अमाउंट भरना है, लेकिन वो इंटरेस्ट बढ़ता है। हाँ। वो लोगों को पता नहीं, लोगों को लग रहा है हाँ यार 1 साल तक तो मुझे इंटरेस्ट भरना नहीं है। तो मैं यही बोलूंगा कि अगर आपका EMI से आप देखो कि 20,000 रुपए और आप फॉरेन कंट्री में आए हो, अपने एक्सपेंस फॉरेन कंट्रीज में कम करो और इनकम जनरेट करना ज्यादा करो। ये करो कि अगर आपका 20,000 रुपया आप भर रहे हो और 3 या 4 साल का लोन है, तो 20 के 40,000 भरो और उसको 1 साल के अंदर या 1.5 साल के अंदर खत्म करो। निकालने की प्रायोरिटी सबसे पहले रखो, क्योंकि वो सबसे ज्यादा खतरनाक है। और सोल्यूशन यही है कि बजट को कम करो और अपने वर्किंग आवर्स को इंक्रीज करो, इनकम को थोड़ा इंक्रीज करो। जैसे ही आप इनकम इंक्रीज करोगे तो ऐसे नहीं कि आप 20 भर रहे थे तो आप 30 भर रहे हो, फिर आप देखो 50 भर रहे हो, 60 भर रहे हो। जितना जल्दी हो सके उसको खत्म करो। अगर 3 साल का 1 साल में या 1.5 साल में खत्म करने की कोशिश करो। इन्वेस्टमेंट इज अ हैबिट। आपको मैं बोलूंगा आज से शुरू करो। आप आज शुरू करोगे, अगले महीने आप बंद कर दो। फॉलो इट एज अ रिचुअल। आपका दिमाग उसमें ही चलना चाहिए। जब सैलरी क्रेडिट होती है, आपका पहला मोटिव रहना चाहिए इन्वेस्ट करो। पर कोई इंसान है जो लोन में चल रहा है अभी, फॉर एग्जांपल एनी काइंड ऑफ लोन, होम लोन, एजुकेशन लोन एंड अप्लायंसेस लोन, तो वो इन्वेस्टमेंट के बारे में कैसे सोचे? उसको तो यही होगा ना कि यार मैं सबसे पहले अपना लोन निकाल लूं, 1 साल 2 साल शायद मुझे लोन निकालने में लगेगा और उसके बाद में शायद इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट करूंगा। क्या ये पॉइंट ऑफ व्यू सही है? नहीं, वो सही नहीं है। तो इन्वेस्टमेंट और लोन और अपनी जिंदगी को कैसे एक साथ रखें? वही फाइनेंस इज ऑल अबाउट दिस ओनली कि आप अपने बजट को कैसे कैलकुलेट करो। तो आपको पहले आपका बजट को अपनी एक एक्सेल शीट में बनाना पड़ेगा। यू आर नॉट गुड एट एक्सेल, पेपर पे बनाओ। और सबको, हर एक इंसान को अपना महीने का खर्चा पता है। उसको 6 महीने बाद कौन सा कॉन्सर्ट जाना है वो पता है। कि अगर आपको सब आगे का एक्सपेंस पता है तो आगे का इन्वेस्टमेंट भी आपको पता रहना चाहिए। उसको हैबिट बनाओ और जब रिटर्न्स आपको दिखेगा ना, जब आपको वहां से पैसा आना दिखेगा, आपको दिखेगा कि यार ये ग्रो कर रहा है। जब मैंने बहुत सारे मेरे फॉरेन दोस्त लोग, जब मैं कंपनी में काम कर रहा था तो उनको मैं बोला कि ये प्लेटफॉर्म है, तू इन्वेस्ट कर, देख नहीं होएगा तो मुझे बताना। और उन्होंने इन्वेस्ट किया और 1 महीने के अंदर उनको 100 यूरो प्रॉफिट दिख गया। अच्छा, 10% गेन दिखा। इतना मोटिवेट हुए वो लोग। तब आप 100 से तो करो। जब आप 100 से करोगे और आपको दिखेगा कि यार मैंने यहाँ 20 या 30 यूरो कमा ली, तो आपके दिमाग में आएगा यार 30% गेन किया। तब आप बोलेगे यार अगर मैं 1000 करता तो मेरे को 300 मिल जाते। चलो आपको लॉस भी हो रहा है, तो मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि आप उसको प्रोसेस बनाओ। 1 महीना नीचे भी रहेगा मार्केट, 1 महीना ऊपर भी रहेगा मार्केट, तो
उसको प्रोसेस बनाओगे ना, तब आप 1 साल बाद देखो कितना अर्न कर रहे हो। That means like हाँ. be ready for losses as well. यस, पहले तो लॉन्ग टर्म का सोचो, क्या मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ 5 साल के लिए कर रहा हूँ, अच्छा. मैं कल के लिए नहीं कर रहा हूँ, तब तो आपको लॉस होगा ही होगा डेफिनेट है। मार्केट अप एंड डाउन रही, लेकिन आप ग्रोथ देख रहे हो अपने आप का 5 साल के लिए, क्या मैं 5 साल तक इन्वेस्ट करता हूँ, फिर देखता हूँ कि क्या होगा। 5 साल बाद आप देखोगे ना, आप बोलोगे क्या नहीं यार ये ही सही थिंग है, यही करना चाहिए था और इससे मैं आज ग्रो किया हूँ। आप बॉडी बनाने जाओगे भी ना तो एक दिन में आप बॉडी नहीं बना पाओगे, लेकिन आप 5 साल तक आप रोज वर्कआउट करोगे, ऑब्वियसली आपका बॉडी बनेगा। तो ये ग्रीड भी तो आ जाती है ना कि लाइक इंसान जहाँ 100 डाल रहा था, ही स्टार्टेड इन्वेस्टिंग 200 देन 500 एंड 600 एंड 1000 और जब एकदम हेवी लॉस आया उससे भी तो डर लगेगा ना। स्टार्टिंग फेज में था तो मुझे लॉस सिर्फ ट्रेडिंग से है, ठीक है, मुझे इन्वेस्टमेंट से कभी लॉस नहीं आता है। तो आप कभी ट्रेडिंग सजेस्ट करना चाहोगे इनिशियल स्टेज पे? यस, आई वुड सजेस्ट ट्रेडिंग का एक आपको बजट में एक परसेंट निकालना पड़ेगा कि अगर ये मेरा परसेंट गया भी तो मुझे गम नहीं आना चाहिए, तब आप ट्रेडिंग कर सकते हो। और ट्रेडिंग के लिए नॉलेज इंपॉर्टेंट है। और एक और ये बात है क्या, 3rd-4th पर्सन के इन्फ्लुएंस में ट्रेडिंग मत करना। मेरे अर्ली स्टेज ऑफ ट्रेडिंग में बहुत लॉस किया था, तब जाके आप मुझे समझ रहा है कि कैसे हम इस लॉस से बच सकते हैं और कैसे ट्रेडिंग से ही पैसा अर्न कर सकते हैं। मेरा भी मेन देखा जाए तो सोर्स ऑफ इनकम मेरा ट्रेडिंग से ही बहुत आ जाता है। Guys, kindly contact him for all the savings and trading knowledge. तो फॉर पहले रेशियो होता था 10 ट्रेड हम करते थे, मैं और मेरे दोस्त थे, हम लोग साथ में मिलकर ट्रेड करते। तो पहले हम 10 ट्रेड करते थे तो हमारा रेशियो आता था 3 या 4, हम लोग का विन रेट रहता था, मतलब 4 ट्रेड ही हमारे सक्सेसफुल रहता था। आज हमारे 7-8 सक्सेसफul ट्रेड है, तो बहुत अच्छा है एज कम्पेयर टू दैट। अगर होता है हम अपने फ्रेंड्स को देख रहे हैं या फ्रेंड्स के फ्रेंड्स को देख रहे हैं, वो इन्वेस्ट कर रहा है, क्योंकि अब हमें खुद तो नॉलेज नहीं है, तो हम कभी बोलते हैं ब्रो मेरे पैसे ले ले, तू इन्वेस्टमेंट। ये हाँ, मेरे साथ भी ऐसा हुआ था, ठीक है, मैं भी किसी के इन्फ्लुएंस में आया था बहुत टाइम पहले, फिर मेरा देख के मैंने मेरे दोस्तों को भी कहा था क्या इन्वेस्ट करो, और साथ में उनका भी पैसा गया, मेरा भी पैसा गया। उससे एक ये हो गया कि यार थोड़ी दोस्ती खराब, जब पैसा इन्वॉल्व होता है दोस्ती में तो हो गई। तो तब से मैंने ठान लिया है क्या, मैं अपना पैसा अपना ही इन्वेस्ट करूंगा, मैं कम करूँ ज्यादा करूँ नहीं करूँ, मेरा प्रॉफिट मेरा लॉस, मैं अपने कोई भी दोस्त का पैसा इन्वेस्ट नहीं करूंगा। हाँ, अगर उनको इन्वेस्टमेंट नॉलेज चाहिए तो आई विल सजेस्ट देम अलॉट, कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए, किसमें इन्वेस्ट करना चाहिए और कितना इन्वेस्ट करना चाहिए। आई कैन हेल्प दैट, बट ट्रेडिंग में वो मेरा पर्सनल चीज है, वो मैं अपने तक ही रखना चाहूंगा। So Sakleen, how can you start saving at your early age or when you are in college or जस्ट ग्रेजुएट हुए हो, तो क्या टिप्स देना चाहोगे कि आप उस चीज से आप सेव कर सकते हो? जब भी पहला सैलरी आ रहा है या आपकी पॉकेट में से आप कुछ सेव कर, आपके कुछ पैसे बच पा रहे हैं, इन्वेस्टमेंट शुरू करना आप स्टार्ट कर सकते हैं। और मिनिमम से मिनिमम भी आप 500 रुपए से भी कर सकते हो। तो आप ये नहीं कह सकते कि यार हर इंसान 500 रुपए तो बचा पा ही रहा है, तो आप ये नहीं कह सकते यार नहीं यार इतना लगेगा उतना लगेगा, 10,000 लगेंगे, 20,000 लगेंगे, 1 लाख लगेंगे, नहीं यार 500 हर महीने आप 500 रुपए भी सेव करें। 500 बचाना तो मुझे लगता है कि पॉकेट मनी से भी बचाया जा सकता तो है। 18 इयर्स इज द बेस्ट, मैं तो कहूंगा 18 इयर्स आप इन्वेस्टमेंट करो, क्योंकि उसको सिर्फ हैबिट बनाओ, प्रॉफिट के लिए मत करो, आप लॉन्ग टर्म के लिए करो। जब वो हैबिट बन जाएगी ना, जब आप सैलरी अर्न करना चालू करोगे, फिर आपका इंक्रीमेंट होगा, तब सैलरी इंक्रीज होगी, तब आप बिजनेस में इन्वॉल्व होगे, तब आपको प्रॉफिट इंक्रीज होगा, तब आपके इन्वेस्टमेंट भी उस हिसाब से इंक्रीज होगा। लेकिन आपको बेसिक नॉलेज पता रहेगा कि मुझे पैसे कहाँ डालने। अगर आपका बेसिक क्लियर है ना, फिर फर्क नहीं पड़ता। जो 500 में आप 100 रुपए आने वाले, वो जब आप 50,000 डालोगे आपको 10,000 आएंगे। तो लाइक स्टार्ट एट द अर्लीस्ट और नॉलेज गेन करो। मैं स्टूडेंट्स को ये सजेशन दूंगा, जो आपका समर वेकेशन होता है 2 महीने का, लोग यहाँ वहाँ घूम के उसको बर्बाद करते हैं, वो टाइम पे नॉलेज गेन करो, बुक्स पढ़ो। आप कौन सी बुक्स रिकमेंड करना चाहेंगे जहाँ पे जिस इंसान को जीरो नॉलेज है फाइनेंस के बारे में, पर वो चाहता है इन्वेस्ट करना, और जिससे लाइक इजी लैंग्वेज में वो समझ पाए? एक बुक है जिसने मेरी लाइफ कम्प्लीटली चेंज कर दी थी। जब मैंने वो बुक पढ़ी थी, आई वाज लाइक बाप रे, मैं इतने साल फाइनेंस फील्ड में काम करने के बाद भी मेरी नॉलेज वो बुक ने चेंज कर दी थी। वो है रिच डैड पुअर डैड, बेस्ट बुक। आई रिकमेंड सब एक बार वो लाइफ में बुक पढ़ लो, उसके बाद देखना आपका नजरिया पैसे को लेके बदल ही जाएगा। आप वो पैसे को उस नजर से देखोगे ही नहीं, आप पैसे को एज ए इंस्ट्रूमेंट देखोगे, और आप ये खुद को चैलेंज करोगे कि आप मेरे ही पैसे को मैं कैसे ग्रो कर सकता हूं। मेरे इतने नए दोस्तों को मैं जानता हूँ आयरलैंड में, जिनके अकाउंट में 20,000 25,000 यूरो जस्ट पड़े। कौन है भाई? और उनको पता ही नहीं कि क्या करना है, और उनको ये लग रहा है कि ये मेरा ट्रेजर है। वो ट्रेजर गवर्नमेंट और इन्फ्लेशन लूट रहा है तेरा, और तुझे पता भी नहीं। तो मैं वही सजेस्ट करूंगा। तो अगर हम इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के बारे में बात करना चाहेंगे, who has started earning और अब फुल टाइम जॉब करने लग गए हैं, तो हाउ कैन दे ग्रो फाइनेंशियली? एज ए इंटरनेशनल स्टूडेंट जब मैं भी आया था, मैंने एक चीज यहाँ नोटिस की है जो इंडिया में नहीं है, कि यहाँ पे
यू गेट गुड अमाउंट ऑफ मनी। जो आप काम इंडिया में ही कर रहे थे और यही सेम काम आप यहाँ कर रहे हो, पर आपको यहाँ पे बहुत अच्छा पैसा मिल रहा है। सबसे पहला, अगर कोई कंट्री पैसा दे रही है तो खींचो, फॉर एग्जाम्पल खींचो और बनाओ। आप अपना कंफर्ट देखोगे तो आई एम सॉरी, आपके लिए तो ये चीज है ही नहीं। मतलब कंफर्ट देखोगे, कंफर्ट देखोगे, लाइक आपको पता है कि मैं यहाँ पे और 10 घंटा काम कर सकता हूँ, मुझको यार 100-150 यूरो बन सकते हैं, पर आप बोलोगे नहीं यार आज आराम करते हैं, तो वो आपका कंफर्ट जोन है। आपको पहले कंफर्ट जोन से निकलना पड़ेगा और जितना खींच सकते हो ना, 6 दिन काम करो, 7 दिन काम करो। अब यहाँ पैसा कमाने हैं जो लोग यहाँ पे, मैं बहुत लोगों को नोटिस करता हूँ, मैं देखता हूँ लोग यहाँ घूम रहे फिर रहे, और कितने तो एज ए स्टूडेंट घूम फिर रहे, और ये बहुत डेंजरस है। जब मैं आई थी ना, मतलब मैं गलती नहीं मानती, बट शायद मैं उस पैसों को इन्वेस्ट कर सकती थी, बट जब मैं यहाँ पे आई थी स्टूडेंट लाइफ में, आई स्टार्टेड न्यू वॉन्डरिंग अराउंड, एक्सप्लोर करना मैंने बहुत स्टार्ट करा है। बट आज अगर मैं सोचती हूँ कि यार उस टाइम पे मैं घूमा, आई एम वेरी हैप्पी कि मैं घूमी, बट अगर उस पैसे को मैं इन्वेस्ट करती तो आज शायद बहुत बेटर। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा घूमो मत, पैसे कमाई किस लिए रहे हो, ठीक है, टू एंजॉय। फर्स्ट थिंग करो, बजट बनाओ। अपना रेंट जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट और सबसे ज्यादा एक्सपेंसिव थिंग है हर फॉरेन कंट्री में, कम से कम वाला ढूंढो। मुझे प्राइवेसी चाहिए, भाई प्राइवेसी चाहिए तो फिर पैसे नहीं मिलेंगे, थोड़ा तो सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। देखो रिवॉर्ड सेक्रीफाइस पे मिलता है, कंफर्ट पे रिवॉर्ड नहीं है। एज ए स्टूडेंट 900 यूरोस 800 यूरोस पर रूम दे रहे, और मैं उनको पूछता क्यों, बोलते प्राइवेसी चाहिए। क्या करेगा प्राइवेसी का, 6 दिन काम कर, कॉफी की आदत है घर पे बना, घर पे पियो, घर से निकल। आपने बहुत अच्छी टिप्स दी कि इंटरनेशनल स्टूडेंट कैसे पैसे बचा सकता है। वी कैन नॉट इग्नोर द फैक्ट दैट दे आर आल्सो फेसिंग सम प्रॉब्लम्स। सो आपके हिसाब से व्हाट आर दोस प्रॉब्लम्स जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स फेस कर रहे हैं और से कैसे बचा जा सकता है? स्टडी करो वो कंट्री, जो कंट्री में आप रह रहे हो उसमें डिस्ट्रैक्शंस क्या क्या है। अब फॉर एग्जांपल आयरलैंड में सबसे पहला तो यही है कि एक्सपेंसिव रेंट वाले घर लेते हैं या तो प्राइवेट रूम रहते हैं। दूसरा मैं डिस्ट्रैक्शन बोलूंगा गैम्बलिंग। तो ये कंट्री में गैम्बलिंग लीगल है, पहले एज अ फन था, अब वो लोग यूज्ड टू और एडिक्शन हो गया और अपने आपको लोगों ने बर्बाद कर दिया। तो बहुत सारे लोग यहाँ पे नशे में बहुत पैसे डालते हैं, हर वीकेंड उनको पार्टी करनी है। तीसरा एक्सपेंसिव चीजें खरीदना है। व्हाट डू यू मीन बाय एक्सपेंसिव थिंग्स फॉर स्टूडेंट्स हियर? अर्ली एज में लोगों को कार चाहिए जस्ट फॉर कंफर्ट। और मैंने ऐसे भी लोग देखा जो ने कार ली, दे डू डिलीवरी एंड दे अर्न अ लॉट, अपने लाइबिलिटी को अपने असेट बनाए, तब बहुत अच्छी चीज। देखो अर्ली स्टेज मेरा ये है कि कोई भी कंट्री में 3 साल अर्ली स्टेज है, वो एक्सपेंसिव कपड़े खरीद रहे, फोन्स ले रहे, लैपटॉप चाहिए, ये चाहिए वो चाहिए, और बाद में मंथ एंड में रेंट के भी पैसे नहीं, क्योंकि ना उनको जॉब मिली है। 28 डेज वेट करो चीज के लिए। 28 हाँ, अगर आज चाहिए आपको वो चीज, 28 दिन से 30 दिन वेट करो। उससे क्या होगा? फिर देखो 30 दिन बाद आपको उतनी ही चाहिए वो चीज, और चाहिए होगी तो तब ले लेना। आयरिश टाइम्स में जॉब लगी थी। ओह वाओ। या वाओ, मतलब पेपर फेंकने का ही काम था। So, Satyen, how do you manage your budget? पहला प्रायोरिटी आपका होना चाहिए हमेशा से एक इमरजेंसी फंड बनाओ। तो इमरजेंसी फंड वो फंड होता है जो आपके पास एक सेपरेट अकाउंट में होगा और होना चाहिए, जो आप हाथ नहीं लगाओगे अनलेस एंड अनटिल वो बहुत ज्यादा इमरजेंसी में आप फंसे नहीं हो। सबके पास एक इमरजेंसी फंड होना चाहिए। एक अपना सैलरी का एक हिस्सा वो इमरजेंसी फंड में आपका जाना चाहिए। आपका इन्वेस्टमेंट एक फ्लो है। आप जब SIPs में अपना पैसा डालते रहोगे या गोल्ड में डालते रहोगे, हैबिट बनाओगे, लेकिन जब आप फंसोगे, आप देखोगे क्या यार मेरे को अभी 2000 या 3000 यूरो की जरूरत है, फैमिली इमरजेंसी आ गई या कुछ इमरजेंसी आ गई, कुछ भी हो सकता है, XYZ, तब मैं क्या करूंगा? तब आप इन्वेस्टमेंट तोड़ने जाओगे, तब आपकी हैबिट भी टूटेगी, आपका इन्वेस्टमेंट भी टूटेगा, और जो ग्रोथ से ग्रो हो रहा था वो ग्रोथ से ग्रो नहीं होगा। फिर आपको फिर से शुरू करना पड़ेगा। तो फॉर दैट आप 2 अकाउंट बनाए, एक बैंक में आपका एक इमरजेंसी फंड अमाउंट बनाए। कहीं ना कहीं आप ये कहना चाहते हो कि आप इमरजेंसी फंड के लिए भी महीने में 200 या 300 यूरो डालो, 100 या 50 से भी शुरू करो, लेकिन एक इमरजेंसी फंड बनाओ। क्योंकि जो इंस्ट्रूमेंट्स मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ इन्वेस्ट करो, वहां से पैसे निकालने को कम से कम 2 से 3 वर्किंग डेज जाते हैं। इन्वेस्टमेंट आपका हैबिट है और ये लॉन्ग टर्म के लिए, ठीक है, शॉर्ट टर्म के लिए नहीं। उसको तोड़ोगे तो समझ जाना कि आपको शुरू से शुरू करना पड़ेगा। जैसे आप कहते हो कि फर्स्ट चीज इन्वेस्टमेंट में डालनी चाहिए, तो आउट ऑफ 2000 यूरोस कितना इन्वेस्टमेंट डालना चाहिए? सबका ना प्रायोरिटी अलग रहता है, किसके खर्चे ज्यादा रहते हैं, किसके खर्चे कम रहते हैं। मुझसे पूछोगे तो 30% से तो आपको करना चाहिए 600 यूरो समथिंग, कि 600 यूरो को आप डाइवर्सिफाई कर सकते हो। एक जगह पे ही 600 यूरो डालना है, उसमें से ही आप इमरजेंसी फंड का भी पैसा निकाल सकते हो। देखो हम पैसे बना ही रहे इसलिए कि हमारे वो काम आ सके, लेकिन उसके लिए हमें पैसे को ग्रो करना पड़ेगा, तब वो ग्रो होगा तभी तो फल देगा। अगर आपके कोई हॉलीडेज है तो आप पहले से प्लान करिए। सबसे पहला काम करिएगा प्रायर टिकट्स बुक, क्योंकि सबसे ज्यादा एक्सपेंसिव चीजें होती है, टिकट एक्सपेंसिव होती है। होटल फिर भी आपको बहुत सारी वेबसाइट्स पे कम रेट में एंड ऑल मिल जाती है, पर टिकट्स आपको नहीं मिलती है। सत्यन, वुड यू लाइक टू एडवाइस कि अगर जो पर्सन यूरोप में आया हुआ है, वो यूरोस में कमा रहा है, तो क्या वो यूरोप में रह के इंडियन मार्केट पे इन्वेस्ट करे? इज इट अ गुड थिंग? क्या गुड थिंग। अब देखोगे वर्ल्ड कप देखोगे तब सबसे ज्यादा ग्रो कर रहा है जो मार्केट है वो इंडियन मार्केट ही है। इंडियन एंड मिडिल ईस्ट, ये 2 कंट्रीज बहुत ज्यादा ग्रो कर रही है बिकॉज ऑफ यूक्रेन
यूक्रेन वॉर, यूरोप और यूएस में भी थोड़ा डाउनफॉल चल रहा है। लेकिन आपको अगर इंडियन मार्केट में करना है तो स्मॉल केस जैसे मैंने आपको सजेस्ट किया उससे आप कर सकते हो। जीरोधा पे अकाउंट बना सकते हो, आप शेयर्स में भी ट्रेड कर सकते हो। यूके और यूएस मार्केट में आपको ट्रेड करना है तो एक अच्छा प्लेटफॉर्म है ट्रेडिंग 212। आप €1 से भी स्टार्ट करते हो अपना ट्रेडिंग करना। €1 से। और गोल्ड में इन्वेस्ट करना है तो डिजिटल गोल्ड में करिए, क्योंकि डिजिटल गोल्ड ये है कि वो आप पे हर महीने एक SIP क्रिएट कर सकते हो, क्योंकि गोल्ड का रेट जो भी रहे हर महीने में उसमें पैसे डाल सकते हो। क्योंकि अगर आप फिजिकल में रहोगे फिर मेकिंग चार्ज देना पड़ेगा। पर लोग प्रेफर करते हैं कि कॉइन्स या बिस्किट्स खरीद। तो भी आप देखोगे और डिफर करेगा। कुबेरा बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। जब आपको लगा कि हाँ मुझे अब इसका फिजिकल चाहिए तो लोग फिजिकल भी दे देते हैं आपको। कॉइन्स में, बिस्किट्स में आपको घर पे प्रोवाइड हो जाता है। इंडियन मार्केट में इन्वेस्ट करने का जीरोधा, स्मॉल केस, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि स्मॉल केस इज बेस्ट प्लेटफॉर्म टू इन्वेस्ट इन स्टॉक्स। यूके और यूएस मार्केट में ट्रेड करना है तो ट्रेडिंग 212 इज द बेस्ट प्लेटफॉर्म। मेरा बजट मैं आपको बता तो मेरा 50% पूरा इन्वेस्टमेंट में रहता है और 50% मेरे घर के खर्चे, इंडिया के, मेरे यहाँ के खर्चे। तो वो 50% में से मैं 20% इंडियन मार्केट में मेरा इन्वेस्टमेंट रहता है, 10% मेरा गोल्ड और सिल्वर में इन्वेस्टमेंट रहता है और बाकी जो 10% आई इन्वेस्ट इन यूके एंड यूएस मार्केट और 10% का आई डू कंप्लीट ट्रेडिंग। गाइस यही फॉलो करना है, ठीक है? कोई क्वेश्चन नहीं पूछेगा मुझसे क्या करना है, ये फॉलो करना है। तो मेरा एक विजन है इंडिया को लेके कि इंडिया बहुत ज्यादा ग्रो करेगा आने वाले 10 साल, 12, 15 साल में और ज्यादा ग्रो करेगा। अभी निफ्टी ने ऑल टाइम हाई मारा है, इंडियन मार्केट ऑल टाइम हाई पे चल रहा है, तक का सबसे ज्यादा रिटर्न मुझे दिया है। इंडियन मार्केट में आपको ज्यादा रिटर्न मिला है? हाँ, एज कम्पेयर टू यूएस यूके मार्केट से मुझे इंडियन मार्केट और गोल्ड में सबसे ज्यादा रिटर्न मिला है। जैसे हम हर महीने रेंट देना नहीं भूलते और लोन का EMI देना नहीं भूलते, वैसे ही हर महीने आपको इन्वेस्ट करना नहीं भूलना। आई विल फॉलो दिस ऑनेस्टली बिकॉज मैं नहीं करती। आपको जैसे इतनी फाइनेंशियल नॉलेज है तो आपके हिसाब से सोसाइटीज में ऐसी क्या चेंजेस होनी चाहिए जिससे लोगों को फाइनेंशियल नॉलेज और मिल पाए? हमें स्कूल से लेके हमारे MBA तक हमें कोई पैसे बनाना सिखाता नहीं है। सेव करो, सेव। अगर पैसे बचाने से ही कल काम आता तो आज लोग बहुत रिच होते हैं या बहुत फाइनेंशियली स्टेबल होते हैं। रिच वर्ड बहुत गलत होना चाहिए, फाइनेंशियली स्टेबल वर्ड बहुत सही होना चाहिए। कोई 10 लाख कमा रहा है तो आप बोलोगे यार बहुत रिच है, लेकिन अगर उसके खर्चे 9 लाख है तो फिर आप बोलोगे नहीं ये रिच नहीं। He is not financially stable. लेकिन अगर कोई 1 लाख कमा रहा है और उसके खर्चे 20,000 है तो आप बोलोगे यार ये फाइनेंशियली स्टेबल। मैं ये बोलूंगा कि हमें सबसे इम्पोर्टेंट स्कूल में हमें फाइनेंशियल नॉलेज के बारे में बात करनी चाहिए। मतलब एक सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस करना चाहिए और स्टूडेंट्स को सिखाना चाहिए। बहुत कम एज से सिखाना चाहिए और पेरेंट्स को ये चीजों से अपने बच्चों को बचाना चाहिए। क्या बचाओ बचाओ बचाओ, उसको ये रहना चाहिए क्या बढ़ाओ बढ़ाओ बढ़ाओ। पैसे कैसे ग्रो करना चाहिए उनको बैठ के बताना चाहिए। तो ये चीज आपके साथ भी होती थी? बहुत होती, मुझे बहुत स्ट्रगल करना पड़ा अर्ली एज में। अगर जो नॉलेज 27 में मिली है वही नॉलेज अगर मेरे को 14-15 में मिलती आई वुड बी लाइक डिफरेंट। सोसाइटी में सबसे खतरनाक चीज ये है कि घर खरीद लो, जो इंडिया में बहुत चलता है। बट खतरनाक क्यों है? तो आई थिंक हर कोई चाहता है घर खरीदना। एक एज के बाद खरीदना। तुम एक 45 के हो तब खुद का घर खरीदना चाहिए। अगर आप घर खरीद रहे हो, वो घर से आपको इनकम आ रही है तो ही वो बेनिफिट है, वरना वो आपका लाइबिलिटी। इफ यू आर स्टेइंग इन दैट हाउस इट्स नॉट योर एसेट, योर लाइबिलिटी। बट अगर आप उसी घर को रेंट पे चढ़ा देते हो दैट्स योर एसेट। या घर खरीदना गलत चीज नहीं है, घर से अगर इनकम जनरेट नहीं हो रही है ना तो गलत चीज है। मुझे ऐसा सिखाया गया क्या एसेट वो चीज है जो तुम्हें पैसे बना के दे। एसेट वो चीज कभी नहीं बनती जहाँ तुम्हारे जेब से पैसा जा रहा है। मैं तो ये बोलूंगा कि कमर्शियल में इन्वेस्ट करो। नॉर्मल अपार्टमेंट आपको कम रेंट देगा और ऑब्वियसली आपको कमर्शियल रेसिडेंट आपको ज्यादा रेंट देगा। तो सकलेन जैसे आपने अभी कमर्शियल के बारे में बताया, तो हम रियल एस्टेट में कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं? आप 500 रुपए से भी कर सकते हो। 500 रुपए से? वो कैसे? तो एक ट्रस्ट है इंडिया में REIT करके, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। तो ऐसा होता है बिल्डिंग्स खरीदते कमर्शियल और उसमें कंपनीज को रेंट पे देते हैं, वहां से वो लोग रेंट खरीदते हैं, मेंटेनेंस देखते हैं, सब कुछ वो लोग ही करते हैं और आपको वो REITs में इन्वेस्ट करना है। तो मिनिमम आप 500 रुपए से भी कर सकते हैं और ये आपको इजीली स्मॉल केस पे प्रोवाइड हो जाएगा। स्मॉल केस पे आप MAC REITs डालोगे, ब्रुकफील्ड REITs डालोगे तो आपको मिलेगा। तो MAC बेसिकली वीवर्क को देती है, तो जितनी भी वीवर्क है इंडिया में वो MBC हैंडल करती है। तो वीवर्क से जो भी रेंट आता है कमर्शियली वो MBC हैंडल करती है, मैनेज करती है। आप देखोगे कितना वीवर्क ग्रो कर रहा है। बेसिकली आप एक स्टॉक ले रहे हो कमर्शियल रियल एस्टेट का। माइंड स्पेस में आपको देखा जितनी भी माइंड स्पेस की जो कमर्शियल जो बिल्डिंग्स हम देखते हैं मुंबई में और दिल्ली में, वो सब REIT के अंदर ही लिस्टेड है और वो आपको स्मॉल केस पे इजीली प्रोवाइड हो जाएगा। तो आप तीनों REITs का एक बास्केट बनाए और हर महीने उसमें 500,000 इन्वेस्ट करना स्टार्ट करें और आप देखोगे लास्ट 5 इयर्स का 24% गेन दिया है। इन्वेस्टमेंट को भी सेव करना पड़ता है। जैसे हम एक बच्चे को ग्रो करते हैं उसको भी ग्रो करना है। पेरेंट्स से हमें कहते हैं धूप छाव से बचा के हमें ग्रो किया, तो वैसे हमें भी उसको धूप छाव से बचाना है। पहले हमें इमरजेंसी फंड करना है ताकि हमें हमारे इन्वेस्टमेंट ना तोड़ना पड़े। सेकंड हमें करना है इंश्योरेंस लेना है। सकलेन जाते जाते हम आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछना चाहेंगे। व्हाट इज द बेस्ट एडवाइस यू एवर गॉट रिलेटेड टू फाइनेंस? मुझे मेरे एक ट्यूशन सर से मिला था, स्टार्ट इन्वेस्ट 500 रुपए से ही कर। अगर वो
500 रुपया तेरा लॉस हो जाएगा, मैं दे दूंगा। तो मैंने स्टार्ट किया था और मैंने कंटिन्यू नहीं रखा, उसका मुझे रिग्रेट है, पर उधर से मेरी आदत बनी थी। रिग्रेट किस चीज का? क्योंकि मैंने कंटिन्यू नहीं रखा था वो। So what is the worst advice you ever got? एफडी बना सबसे वर्स्ट। घर वाले तो मोस्टली यही बोलते हैं एफडी बना लो, पैसे बचा लो, Because they believe सेविंग in it. अकाउंट में रख लो, तिजोरी में डाल दो, कैश रखो, कैश मत रखो। मैं तो यही सजेस्ट करूंगा। What is the thing which you used to value a lot before, but now you don't value that? मैं तो बोलूंगा मेरा आईफोन। क्योंकि मैंने मेरे आईफोन को ग्रो करते देखा है। मैंने एप्पल का फोन लेने की जगह मैंने एप्पल का स्टॉक्स लिया था और मैंने देखा, मैंने 1200 यूरोस इन्वेस्ट किए थे, मैंने 1700-1800 यूरोस में देखे थे। आपने वो कौन सी मैंने एज था। में इन्वेस्ट करना स्टार्ट किया? मैंने इन्वेस्ट तो बहुत कम एज में किया, लेकिन मैंने उसको कंटिन्यू नहीं रखा, ये मुझे रिग्रेट होता है। मैंने 18 इयर्स में इन्वेस्ट करना चालू कर दिया, 18-19। सकलेन, आपसे बात करके ऐसा लगा कि मैं अपनी लाइफ में बहुत सारी मिस्टेक्स कर रही हूँ, वो भी फाइनेंस से रिलेटेड। बहुत सारे लोग इससे रिलेट कर पाएंगे। बहुत अच्छी टिप्स दी, शायद मैं ऑफ कैमरा आपसे दोबारा कुछ चीजें पूछना चाहूंगी। तो थैंक यू सो मच यहाँ पे आने के लिए, और आई वुड लव टू कॉल यू अगेन इन माई शो। आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा यहाँ पे आके? मुझे तो बहुत अच्छा लगा, ये मेरा फर्स्ट टाइम था। चाहता था कि यार इस बारे में मैं खुल के बात करूँ, लोगों को बताऊँ। ये नॉलेज अपने तक मत रखो, अच्छा नॉलेज है तो शेयर करो। मेरे ही दोस्त लोग कितने थे ऐसे जो मेरे साथ रहते हैं, पर वो लोग कभी पूछते नहीं है, वो लोग हेजिटेट होते हैं। शायद ये पॉडकास्ट के थ्रू उनको उसके जवाब सारे अब मिल मुझे जाएंगे। लगता है आपको बहुत डीएम्स आने वाले हैं। और डीएम से याद आया, इंस्टाग्राम में सकलेन का बिल्कुल मेंशन कर दूंगी डिस्क्रिप्शन पे, तो जो भी क्वेश्चन है जाके पूछ लेना एंड डू फॉलो हिम। थैंक यू सो Thank you मच, so फिर much. मिलते हैं।